आप देख रहे हैं एसएसटी ओरा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत में नेशनलिज्म कैसे उभरा। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों ने कैसे भारतीय जनता को एकजुट किया। ये कहानी है उस संघर्ष की जब भारतवासियों ने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, बिना हिंसा के लेकिन पूरे जोश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना। अब फैक्टर्स फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के राइज होने के लिए कौन से फैक्टर, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रही थी। आप जानते हैं सारी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी कि इंडियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में। सभी के सभी जो रिलीजन्स थे, धर्म थे, वो इक्वली एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे। ब्रिटिशर्स कोई धर्म नहीं देखते थे, वो सबसे ही एज अ स्लेव बिहेव करते थे और अपने आप मास्टर बन के रहते। तो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो सारे रिलीजन जो है सफ़र कर रहे थे। तो हर कोई चाह रहा था ब्रिटिश रूल से फ्री करना खुद को। पॉलिटिकल यूनिटी, सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि पॉलिटिकली लोग जो थे वो यूनिटी में आ रहे थे। बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स जो थे वो यूनिटी में आ रहे थे, क्योंकि सबका एजेंडा देखो एक ही था कि सभी को फ्रीडम चाहिए थी ब्रिटिश रूल से। तो स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी, 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा था क्लास 8 में। तो धीरे धीरे जा कर के ये चीज़ें ना पीक पे होने लगी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो बहुत ज़्यादा होने लगी। तो लोग जो है अब समझ गए कि यूनिटी की ज़रूरत है, तो पॉलिटिकली जो है यूनाइटेड होने लगे। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियन को बेनिफिट भी किया। हालांकि ब्रिटिशर्स तो लाए थे एजुकेशन इसलिए कि इंडियंस को जो है पढ़ाया जाए एंड लो पेड क्लर्क्स यहाँ से हमें मिल सके। बट इंडियंस जब पढ़ लिख लिए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ में आने लगी। वो ज़्यादा अच्छे से समझने लगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है हम लोगों के लिए से, हम लोगों के किसी भी तरह के हित से। रिलीजियस अवेकनिंग, धार्मिक जागृति। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सोशली देखा जाए तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि पीछे धकेल रही थी। तो इन सब चीज़ों को दूर किया लोगों ने अपने अपने थ्रू, अपने अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू। तो हर एक धर्म की अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए थे लोगों ने। तो इन मूवमेंट्स का ये बेनिफिट रहा कि इससे इंडियंस का जो माइंडसेट था वो चेंज होने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इंडिया में लॉन्च हो चुका था। अब ये रेलवेज इंडिया में लॉन्च करने वाला, ये आइडिया लेकर के आगे आने वाला कौन था, कौन ब्रिटिशर्स था, कमेंट के थ्रू आप बताइएगा। तो रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई, उससे क्या फ़ायदा हुआ। वैसे तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे को यहाँ लॉन्च किया इसलिए था कि वो कहीं भी अगर किसी तरह का कोई रिवोल्ट हो जाए उसको सप्रेस कर दें, अपने मार्केट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, इस सब के लिए, अपने ट्रेड के लिए उन्होंने रेलवेज लाए थे वो इंडिया में। बट इससे क्या हुआ कि इंडियंस अब इजीली इकट्ठा हो सकते थे रैलीज करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए। एक चीप एंड फास्ट मीडियम था ये रेलवेज जो था, एक चीप एंड फास्ट मीडियम उनके लिए साबित हुआ। सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी सर्कमस्टेंसेस बने, कौन सी तत्कालीन कारण बने उस टाइम पर कि ये मूवमेंट्स हुई। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। अब ये वर्ल्ड वॉर जो है इसने क्या किया कि बहुत सारे चेंजेस ला दिए, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी इंडिया की सिचुएशन में बहुत सारे चेंज आए। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्सेस इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा खर्च हो चुका था वॉर में, और डिफेंस एक्सपेंडिचर वो बढ़ा रहे थे, रक्षा खर्च जो होते हैं वो उसको बढ़ा रहे थे। सोल्जर्स रिक्रूट कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि सोल्जर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर। तो रूरल एरियाज से उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ज़बरदस्ती लोगों को ले जाने लगे वो आर्मी के लिए, और वहाँ सेना में भर्ती करने लगे।
और ज़बरदस्ती था, ये सारी चीज़ें फोर्सफुली हो रही थी, तो इससे लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन फैला, लोग परेशान हुए, उन्हें बहुत सारी हार्डशिप देखनी पड़ी। एपेडमिक एंड फेमाइंस, दूसरा जो कारण बना वो था एपेडमिक्स यानी कि महामारी एंड फेमाइंस। 1920s में क्या हुआ कि कुछ एपेडमिक्स फैल गई, जैसे प्लेग फैला उस टाइम पर, इन्फ्लुएंजा हुआ, इसमें जो है बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया इंडियंस को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। फेमाइंस आए, क्रॉप फेलियर हो गई, उस टाइम पर भी जब उनके इंडियंस के पास, इंडियन पीजेंट्स के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रिड्यूस नहीं किया, कोई रिलीफ नहीं दिया ऐसी सिचुएशन में भी। तो यहाँ आया फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इंडिया में लॉन्च हुआ आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, जब ये वर्ड आप सुनते हैं, आपके कानों में पड़ता है, तो आपको याद आती होगी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट आगे लेकर के आए थे, यही सत्याग्रह का आइडिया। महात्मा गांधी इंडिया आए 1915 में, ये साउथ अफ्रीका में रह रहे थे और वहाँ पर अपनी वकालत कर रहे थे, और वहाँ पर भी ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स चला रहे थे। वहाँ पर अपार्थाइड जो था, यानी कि ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किए थे, उसके अगेंस्ट भी। इंडिया में आते हैं 1915 में। इंडिया में आने के बाद गोखले के एडवाइस पर, गोखले जी इनको एडवाइस करते हैं कि आप ना इंडिया का टूर करो, मतलब इंडिया घूमो और देखो कि इंडिया में क्या सिचुएशन है, कितना ज़्यादा परेशान है इंडियंस। तो वे इंडिया का टूर कर रहे थे। उसी बीच में उन्होंने यहाँ की सिचुएशन देखी कि बहुत ख़राब स्थिति इंडियंस की है, बहुत गरीबी है, भूखमरी है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंट तरीके से विरोध करना, ट्रूथ एंड मोरालिटी के साथ, यानी कि सच के साथ एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। गांधी जी ने बहुत सारे लोकल मूवमेंट्स भी चलाए, जिनमें कि उन्होंने सत्याग्रह के मेथड को ही माना, सत्याग्रह के मेथड को ही वो लेकर के आ गया है, उसी तरीके से उन्होंने इंडियंस को सपोर्ट किया। ये देख पा रहे हैं आप, गांधी जी जो है उनका मार्च दिखाई दे रहा है, यहाँ इनके सपोर्टर्स इनके साथ चल रहे हैं, सत्याग्रही। तो इसमें सबसे पहला सत्याग्रह जो इन्होंने किया चंपारण, बिहार में, चंपारण सत्याग्रह 1917। यहाँ क्या हो रहा था कि जो कल्टीवेटर्स थे प्लांटेशन सिस्टम के अंडर, पीजेंट्स से जबरदस्ती, यानी किसानों से जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था, इंडिगो उगवाया जा रहा था उनसे, बिहार के किसानों से। चाहे यहाँ जो ज़मीन का मालिक था वो उसको उगाना चाहे ना उगाना चाहे, लेकिन ज़बरदस्ती की जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को कि इंडिगो उगाए, क्योंकि इंडिगो जो था कैश क्रॉप थी और वो एक नकदी फसल होने के नाते बेनिफिट ज़्यादा था। तो लोगों को ज़बरदस्ती कहा गया कि फूड क्रॉप नहीं उगाओ, इंडिगो उगाओगे आप। तो एक तरह की मजबूरी बना दी गई उनके लिए। इसके सपोर्ट में, इसके अगेंस्ट जो है, इन लोगों के सपोर्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह 1917। 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। यहाँ पर गुजरात के जो किसान थे वो टैक्स रिलीफ मांग रहे थे, क्रॉप फेलियर होने की वजह से फसल खराब हो गई थी, और क्योंकि ये एरिया जो था यहाँ पर प्लेग फैल गया था, एपेडमिक फैल गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, तो गुजरात के जो किसान थे वो कह रहे थे कि भाई हमारा टैक्स में हमें राहत दे दो इस बार, बट गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में। अहमदाबाद में इन्होंने मिल स्ट्राइक जब हुई, यहाँ के मजदूरों ने, अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने जब मिल स्ट्राइक करी, तो इसमें भी इन्होंने सपोर्ट किया इन लोगों का। अब ये जो वर्कर्स थे ये डिमांड कर रहे थे बेटर वेजेस की, ज़्यादा सैलरी की। व्हाट वाज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या था? ये एक नॉन वायलेंट मेथड, अहिंसक तरीका, मास एजिटेशन का, सामूहिक रूप से विरोध करने का, अगेंस्ट द ऑप्रेसर, जो अन्यायी है उसके अगेंस्ट। इसमें सत्य के बल पर जोर दिया गया, और ये जो सत्याग्रह है ये इसमें कहा गया कि जरूरत है सत्य की तलाश करने की। सत्याग्रह ने सजेस्ट किया कि अगर कारण सही है
तो स्ट्रगल, और अगर स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ हो रही है, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, और आपकी बात सही है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती फिजिकल फोर्स दिखाने की। ओप्रेसर के अगेंस्ट, अन्याय के अगेंस्ट, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर का बल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग ओप्रेसर हैं, जो लोग अन्याय करने वाले हैं, उनको जो है मानना होगा कि ट्रुथ जो है, सत्य जो है, वो वॉयलेंस से के तरीके से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह के स्ट्रगल में, इस स्ट्रगल में, सत्याग्रह की लड़ाई में अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है। ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। रोलेट एक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई थी रोलेट एक्ट के नेम से। रोलेट एक्ट क्या था? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट पास किया। रोलेट एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट जो थी उसने अलाउ कर दिया पुलिस को कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है कि वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, एंटी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा वो असामाजिक तत्व वो मानते जिसको हैं, वो कोई ऐसा काम करता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कोई भी पर्सन, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना मजिस्ट्रेट के सामने उसको केस को जो है पेश किए गिरफ्तार किया जा सकता है। गांधी जी ने इसे नाम दिया काला कानून। हार्टल एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स। लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा। हार्टल एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स। हार्टल जो होता है इसका मतलब होता है मास प्रोटेस्ट, सामूहिक रूप से विरोध करना, स्ट्राइक की फॉर्म में, हड़ताल की फॉर्म में। तो एक हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल की गई। गांधी जी ने एक हार्टल बुलाया, एक हार्टल का मैसेज दिया, स्ट्राइक का मैसेज दिया पूरे देश में, जो कि दिया उन्होंने 6 अप्रैल 1919। इनको अरेस्ट कर लिया गया पलवल नाम की जगह पर, और इनके अरेस्ट की न्यूज़ जब लोगों को पता चला कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली, अमृतसर और पंजाब की सड़कों पर लोग आ गए, और इससे जो है ये प्रोटेस्ट फैल गया, और यहाँ तक कि कुछ वायलेंट इंसिडेंट भी हुए, कुछ हिंसा के भी इंसिडेंट हुए, जलियांवाला बाग मसाक्रे जैसे। ये जलियांवाला बाग की पिक देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मसाक्रे हुआ था। मसाक्रे मतलब नरसंहार हुआ था, एक बहुत सारे लोगों को मारा गया था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 एक पब्लिक मीटिंग अनाउंस की गई। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई। लोगों को यहाँ इकट्ठा होना था, लोग इकट्ठा हुए, और सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पर लगनी शुरू हो गई। हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। जनरल डायर आता है अपने जो सेना थी उसको लेकर के, अपने हथियारों के साथ वो यहाँ पर आकर के ऑर्डर करता है फायर करने के लोगों को, बिना किसी वार्निंग के। वो लोगों को एक चांस भी नहीं देता है कि लोग यहाँ से हट जाए, बिना वार्निंग के वो जो है फायरिंग करा देता है उन निहत्थे लोगों पर, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे रोलेट एक्ट का। जलियांवाला बाग तो इंडियंस के लिए ये बहुत भारी हुआ। डायर का पर्पस ऐसा करने के पीछे था एक मोरल इफेक्ट डालना लोगों के माइंड में। वो एक ऐसा सत्याग्रही के मन में एक विचार डालना चाहता था कि वो डर जाएं, एक फीलिंग आतंक वाली, एक डर वाली फीलिंग, एक दहशत की फीलिंग वो देना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब इस मसाकरे में निर्दोष लोग, हजारों निर्दोष लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, और इससे महात्मा गांधी जो है नॉन कोऑपरेटर बन जाते हैं। महात्मा गांधी को ये जो घटना थी नॉन कोऑपरेटर में चेंज कर देता है, यानी कि अब बात नहीं, सहयोग नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के साथ। जलियांवाला बाग मसाकरे की न्यूज़ फैल जाती है। लोग गुस्से में, दुख से भरे हुए लोगों की भीड़ जो है वो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में सड़कों पर आ जाती है। हड़तालें होती हैं, टकराव होता है पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर दिया जाता है। गवर्नमेंट भी इसका जवाब जो देती है वो सही तरीके से नहीं देती, वो भी बहुत ही निर्दयी तरीके से इसको दबाने की कोशिश करती है, इस विरोध को, और लोगों को इंसल्टिंग वे में ट्रीट करती है। सत्याग्रही
जो थे, सत्याग्रह जो लोग कर रहे थे, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि वो नाक रगड़ें ज़मीन पर रेंगें और सलाम करें इन साहिब्स को, इन सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स साहिब्स को सलाम करें। लोग जो है गुस्से से भर गए और गुजरानवाला जो पंजाब में एरिया है, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर बॉम्ब एक विस्फोट किया गया। वायलेंस बढ़ती हुई देखकर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। उन्होंने दुखी मन से इसको अनाउंस किया कि मैं वापस लेता हूँ इस मूवमेंट को। रोलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था हालांकि, बट ये अभी भी लिमिटेड था सिटीज़ एंड टाउन्स तक ही। महात्मा गांधी ने अब ज़रूरत समझी कि इस तरह का मूवमेंट जो है ज़्यादा अच्छे से इसको जो है शुरू किया जाए, ब्रॉड बेस्ड हो और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनिटी से काम करें। इस तरह के मूवमेंट के लिए मिलकर के काम करें। खिलाफत मूवमेंट, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एंड हो चुकी थी 1918 में, और इसका आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या हुआ था कि ओटोमन टर्की जो था वो हार गया था। अब र्यूमर ऐसे फैले कि ओटोमन एम्परर जो कि स्पिरिचुअल हेड होता था इस्लाम वर्ल्ड का, उसके ऊपर एक ट्रीटी, एक संधि थोपी जा रही है जो कि बहुत हार्श है उसके लिए। तो खिलाफत कमेटी बनाई मुस्लिम्स ने। इसमें उन्होंने क्यों बनाई इसको खिलाफत कमेटी को, कि जो टर्की का खालिफ था उसके हितों की रक्षा के लिए इन्होंने कमेटी फॉर्म की। और इसको जो लीड करने वाले थे इस कमेटी को, दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये लीडिंग लाइट्स थे इस कैंपेन के। गांधी जी, इधर गांधी जी भी जो है वो कन्विंस थे, वो सही मान रहे थे कि मुस्लिम कॉज ठीक है, जो मुस्लिम इस चीज़ को मान रहे हैं, देख रहे हैं, वो ठीक है। तो इन्होंने इस बात में एक अवसर देखा। उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी क्रिएट करने का एक अच्छा मौका उन्हें यहाँ पर दिखाई दिया। उन्होंने खिलाफत कमेटी से भी जो है उनको सजेस्ट किया, एडवाइस की खिलाफत कमेटी को कि आप लोग भी नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट के साथ जो हम नॉन कोऑपरेशन चला रहे हैं उसको आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद गांधी जी एंड कांग्रेस, इन्होंने एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाने का प्लान किया, जो पूरे देश में चलेगी मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट को चलाने का प्लान किया। तो इसलिए 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का कोलकाता में। इस सेशन में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था उसको पास कर दिया गया सर्वसम्मति से, सबकी इच्छा से इसको पास कर दिया जाता है। और दूसरे लीडर्स को भी जो है इसमें कन्विंस कर लिया जाता है कि अब ज़रूरत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की, खिलाफत के सपोर्ट में भी और स्वराज के सपोर्ट में भी। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है वो यहाँ कांग्रेस के सेशन में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये मूवमेंट जो है ये लॉन्च की गई थी स्वराज को लाने के लिए। स्वराज मतलब कि अपना राज, हमारे इंडियंस का इंडिया पे राज। गांधी जी इस कोऑपरेशन को जो है ये मान रहे थे कि कोऑपरेशन अगर ब्रिटिशर्स के साथ हम करते रहे, कोऑपरेट करते रहे अगर ब्रिटिशर्स को, तो इससे क्या होगा, हम स्लेवरी की तरफ ही जाएंगे। तो नॉन कोऑपरेशन ही ऐसी शस्त्र होगा जो हमें इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगा, यानी कि इंडिया को आज़ाद करा सकेगा। फीचर्स ऑफ द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि स्कूल्स जो थे ब्रिटिश रन थे, यानी कि जो ब्रिटिश चला रहे थे जिन स्कूल कॉलेजेस को, उनको स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अपने कोर्ट की प्रैक्टिस जो कर रहे थे वहाँ वकालत, वो छोड़ दी। लोगों ने ब्रिटिशर्स के दिए हुए टाइटल, जो उन्हें अवार्ड्स दिए हुए थे, वो लौटा दिए और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। खादी को प्रमोट किया गया, क्योंकि खादी जो थी इंडियन मेड थी और इंडियन मेड बाकी चीज़ों को प्रमोट किया गया। ये कहा गया कि स्वदेशी वस्तुओं को जो है अपनाइए और खादी का बना हुआ कपड़ा पहनिए। तो इसको जो है गांधी जी ने ये लाया था, इस वाली चीज़ को, खादी का यूज़ को। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट एंड मास मोबिलाइजेशन, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किए गए और सामूहिक रूप से इस बात को जो है फैलाया गया।
नॉन कोऑपरेशन इन डिफरेंट रीजन्स, देश के अलग अलग हिस्सों में नॉन कोऑपरेशन। अवध में जो किसान थे उनके लीडर थे बाबा रामचंद्र। ये हाई रेंट्स एंड फोर्स लेबर के खिलाफ विरोध कर रहे थे। फोर्स लेबर मतलब बेगार, जिसमें कि कुछ पैसा वगैरह नहीं दिया जाता और लैंड ले दी जाती है। रेंट्स जो थे वो जो लैंड रेंट्स थे वो हाई थे, तो इसको अपोज कर रहे थे अवध में बाबा रामचंद्र। ट्राइबल एरियाज जो आंध्रा के थे, आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट लॉज को तोड़ रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे इन्होंने। ब्रिटिशर्स ने 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था और जो ट्राइबल्स थे उनको वहाँ एंट्री करना भी बंद कर दिया था काफ़ी हद तक। तो ये चाह रहे थे ट्राइबल्स जो कि उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस तक उनकी पहुँच हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो यूज़ करने के लिए ले सकें। तो इसलिए ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी सारी जगहों पर लोगों ने गांधी जी को एक मसीहा की तरह माना, मसीहा जो कि उनके लिए उनके सारे कष्टों से उनको राहत दिलवाएंगे। एंड ऑफ द मोमेंट 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है यूपी में। क्या हुआ था कि एक उग्र भीड़ जो थी उसने पुलिस को, यहाँ पुलिस के साथ टकराव हुआ उसका, और पुलिस स्टेशन उन्होंने आग लगा दी पुलिस स्टेशन में इस भीड़ ने। इसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनका तो जो मानना था वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, अहिंसा में मानते थे वो। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इस मूवमेंट को, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं। 1927 द साइमन कमीशन एंड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। अब पूरी तरह से स्वराज की डिमांड होने लगी। साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन इंडिया में आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए कि कौन से पॉलिटिकली जो है सुधार इंडिया के अंदर चीज़ें लाई जा सकती हैं। बट क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर ही नहीं था, कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो इंडिया ने इसका विरोध किया। स्लोगन यानी कि नारा जो है बोला गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। 1927 में क्या हुआ था एक्चुअली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया पॉलिटिकल क्राइम्स जो इंडिया में दिख रहे थे। 1928 में कमीशन इंडिया आ जाता है। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और उसके चेयरमैन था सर जॉन साइमन नाम का एक पर्सन। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इस कमीशन। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो इस कमीशन का पूरी तरह से बायकॉट करेंगी। तो इंडिया में इस कमीशन को जो है काले झंडे दिखाए गए और नारे बोले गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कांग्रेस इसको बायकॉट कर रही थी क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर इस कमीशन में था ही नहीं। लाहौर में प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ के ऊपर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और ये लोग सत्याग्रही थे, पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। 1929 इस सीरीज में एक नया मोड़, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस लाहौर सेशन में डिक्लेयर कर देती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इसका गोल पूर्ण स्वराज डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी जो आने वाली 26 जनवरी 1930 में होगी, उस दिन इंडिया जो है इंडिपेंडेंस डे मनाएगा पूरे देश में। गांधी जी 11 डिमांड्स। तो गांधी जी जो हैं वो 11 मांगे करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मतलब हमारी को ये 11 मांगे हैं, अगर इनको मान लिया जाता है तो हम आगे कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फरवरी में गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं वॉइसरॉय के सामने, लॉर्ड इरविन के, और कहते हैं कि अगर ये मान ली गई तो कोई मूवमेंट जो है वो लॉन्च नहीं किया जाएगा। क्या थी ये 11 डिमांड्स? अबॉलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स। ब्रिटिशर्स सोल्ट टैक्स, नमक पे भी कर लगा रहे थे, नमक पे भी टैक्स लगाते थे, तो इसको हटाने की डिमांड रखी गई। लैंड रिसोर्सेज के ऊपर जो है लैंड रिसोर्सेज के ऊपर जो टैक्स लगता है लगान, उसके ऊपर रिडक्शन की मांग, उसकी कमी करने की, उसको जो है कम करने की डिमांड रखी गई, मांग की गई।
एक्सचेंज रेट इंडियन करेंसी का, उसमें रिडक्शन मांगा गया। लोगों को सोल्ट जो है फ्रीली वो बना सकें, ये अधिकार मांगा गया। लिक्वर शॉप्स, शराब की दुकानें और विदेशी जो दुकानें हैं उनको बंद करने के लिए उनके ऊपर पूरा बैन लगाने की मांग रखी गई। और आर्मी के ऊपर जो खर्च हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसमें 50% रिडक्शन मांगी गई, उसमें 50% कटौती की जाए। हाई ऑफिशियल्स, इंग्लिश जो ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरीज में 50% रिडक्शन किया जाए। ब्रिटिश सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए, क्योंकि उससे क्या था, इंडियन ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो गया था। इंडियन शिप्स को प्रोटेक्ट किया जाए। पॉलिटिकल केसेस में जो लोग बंद थे जेलों में उनको जो है छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। और कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर जो इंडियंस है वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हथियार रख सकता है, ये परमिशन मांगी गई। 1930 to 34 द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च एंड सोल्ट सत्याग्रह। अब गांधी जी जो है वो, क्योंकि इनकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई थी, तो इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। सोल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इन्होंने किया। क्या हुआ कि 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 गांधी जी ने अपना फेमस दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। उनके साथ 78 उनके अनुयायी, 78 फॉलोवर्स उनके साथ चल दिए। इन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा तय की, साबरमती आश्रम से दांडी तक। और इन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून, जिसमें कि किसी को भी परमिशन नहीं थी नमक बनाने की, ब्रिटिशर्स ही इसको बना सकते थे। इन्होंने सी वाटर को लेकर के वहाँ नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया। ये एक शुरुआत थी एक नए टाइम की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू हो जाता है। फीचर्स ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की क्या फीचर्स थी? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड ब्रिटिश गुड्स, विदेशी सामान, विदेशी कपड़े का पूर्णतया बहिष्कार। टैक्सेस को पे करने से पूरी तरह से मना कर दिया गया, जिसमें कि लैंड रेवेन्यू यानी लगान भी थी। सोल्ट लॉ पूरे देश में तोड़ा गया। लिक्वर शॉप्स और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे, ब्रिटिश के जो इमारतें थी या फिर जो शराब की दुकानें थी, उनके ऊपर छापा मारा गया और वहाँ से जो है उनको बंद करवाया गया। अब जो है गांधी जी पूरी हलचल मचा देते हैं देश के अंदर, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, इनके बीच में बात होती है 1931। गांधी जी मान जाते हैं इस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि पूरे देश में एक जो है पूरी क्रांति सी आ गई थी। और इनको जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि जो बातचीत हुई यहाँ पर इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर बातचीत जो है वो विफल रही। गांधी जी इंडिया निराश होकर के वापस इंडिया आ जाते हैं। कोई बात जो है सुनी नहीं जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। पार्टिसिपेशन एंड लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग समाज के वर्ग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। पीजेंट्स यानी कि किसान, उन्होंने इस मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट किया लैंड रेवेन्यू रिड्यूस कराने के लिए। लगान जो उन पर थोपी जा रही थी, जो उनकी लिमिट से भी बाहर थी देना, उसको रिड्यूस कराने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो उद्यमी थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, इन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम को लाने के लिए यहाँ पार्टिसिपेट किया। विमेन, वो भी बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। वो प्रोटेस्ट में साथ दे रही थी और खादी बुनने में वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी, खादी का कपड़ा। हाउएवर, हालांकि जो दलित्स थे, दलित जो सेक्शन था, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो नेग्लेक्टेड हैं। कांग्रेस जो है उनकी तरफ से कोई उनका स्पेसिफिक इशू, उनकी तरफ से कोई बात उठा ही नहीं रही है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अब सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड करते हैं। दलित्स के लिए जो है वो अलग अपना वो मांगते हैं। पूना पैक्ट 1930,
ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है 1932 में, जिसमें की बात होती है कि रिजर्व सीट रखी जाएंगी दलित्स के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स। निर्वाचन मंडल जो होगा वहाँ जो जॉइंट होगा वहाँ पर दलित्स के लिए भी रिजर्व की जाएंगी सीट्स। मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करें तो मुस्लिम जो थे वो पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जो खिलाफत मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया था और उनको एक डर था कि कांग्रेस के अंदर हिंदू वर्ग ज़्यादा है, हिंदू डोमिनियन ज़्यादा है और हिंदुओं का प्रभुत्व ज़्यादा है, तो वो इस करके जो है मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इसमें मूवमेंट में। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक नेशनलिज्म की सेंस क्रिएट करने के लिए लीडर्स ने सिंबल्स यूज़ किए, अलग अलग प्रतीक चिन्हों का यूज़ किया गया, लोक गीतों का यूज़ किया गया, सॉन्ग्स यानी गीतों का यूज़ किया गया और कल्चरल जो चीज़ें थी इंडियन उनका यूज़ किया गया, ताकि लोगों में नेशनलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और हर एक पर्सन जो है वो आगे आए। इमेज ऑफ भारत माता की जो इमेज थी, जो चित्र था, वो नेशनल यूनिटी और सेक्रीफाइस का सिंबल बना। लोक गाथाएं, सॉन्ग्स रूरल इंडिया से, उससे क्या हुआ कि इंडियन को अपनी कल्चर जो है उसके प्रति गर्व जो है दोबारा से याद आया उनको। खादी का यूज़, इंडियन लैंग्वेज का यूज़ करना, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जो है वो लोगों में उपजा और नेशनल आइडेंटिटी पाने के लिए लोगों में इच्छा हुई अपनी एक नेशनल पहचान, अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की। तो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने डाली हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ईयर एंड इवेंट्स, कौन से इवेंट्स किस ईयर में हुए। 1915 में गांधी जी जो है इंडिया वापस आए। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ। जलियांवाला बाग मैसाक्रे भी इस ईयर हुआ था। 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 22 में इसको विड्रॉ कर लिया जाता है क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है। चोरी चोरा में जो है वहाँ पर लोग जो है उग्र होकर के हिंसा कर बैठते हैं। 1927 में साइमन कमीशन, 29 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया जाता है। 30 में दांडी मार्च किया जाता है और 31 में गांधी और इरविन के बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है। 1932 में पूना पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताएं ज़रूर, और इसी तरह सीखो, समझो एंड आगे बढ़ो। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।